तुमने बिल्कुल सही बताया है, एक और आंसर एग्जिस्ट करता है, इसके दो आंसर हैं। हाँ नव्या कुछ स्ट्राइक किया। क्वेश्चन है कि दो कॉनकेव मिरर ऐसे रखे हैं, बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं बन रही है, तो बताओ डी कितना होना चाहिए, और डी का आंसर एफ के टर्म में बताना है। कट ठीक। अच्छा नन ऑफ दीज तो खत्म ही हो गया। तो यार इतना सबको समझ में आ गया है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो इससे जाने वाली रे ये नॉर्मल वाली रे हो जाएगी, सेंटर से जाने वाली रे नॉर्मल गिरती है और वैसे ही लौट आती है, तो ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी यही है, ऑब्जेक्ट भी यही, यानी ये डिस्टेंस कितनी होना चाहिए ऐसा होने के लिए, सेंटर कितनी दूरी पे होता है 2f। अब इससे भी यही उम्मीद करते हैं हम, तो ये भी कितना होना चाहिए 2f, तो डी का आंसर कितना आ जाएगा 4f, 4f सही आंसर है। अब मैं कह रहा हूं इन दो में से एक आंसर और है, तो दूसरा आंसर जरा समझे। तो अगर दूसरा आंसर सिंगल रिफ्लेक्शन से नहीं है, डबल रिफ्लेक्शन से है। ये वाला आंसर सिंगल रिफ्लेक्शन से था, एक बार में इमेज बन गई, दूसरा वाला कैसे, सोचा ये ऑब्जेक्ट है और ये फोकस पे रखा हो तो इसके साथ क्या होता है, पढ़ा हम लोगों ने आज कि फोकस से जाने वाली रे पैरेलल हो जाती है, लौटेगी, और फिर मैं कह रहा हूं इस पे पड़ेगी तो कहां गिरेगी, तो ये भी दूरी एफ कर दो, तो क्या दो रिफ्लेक्शन के बाद रे घूम फिर के वहीं आ गई, आ गई। अच्छा अब अभी हमने यहां से शुरुआत करी थी, क्या हम लोग यहां से भी तो शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे जाएंगी इधर गिरेंगी और फिर लौट के यहां आ जाएंगी, तो बताओ इस बार हमने इनके बीच की दूरी क्या मानी है, कितनी 2f, 2f, 2f भी सही आंसर है। एक आंसर इन्होंने और दिया था, बिल्कुल सही है वो, कि मिरर के बीच में जीरो गैप कर दें, तो क्या जीरो गैप में ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बनती है कि नहीं, यार वहीं नहीं बनती एक्चुअली, थोड़ा सा इसके पीछे बनेगी, ये मतलब बहुत सटीक आंसर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है कि हाँ उसकी दूरी तो जीरो ही लिखते हैं, बट वहीं एक्चुअली नहीं बनती है, उसकी यहां बनेगी और इसकी यहां बनेगी, है ना, और दूरी वाइज उनको हम जीरो ही मानते हैं, तो मतलब नॉट बैड बट नॉट गुड। हाँ नहीं मैंने प्लेन कहा माना, बस कहा है कि बिल्कुल एकदम पोल पे। तो दूसरे बात यह है कि दो तवे आपस में चाहे जितने पास ला दो उनके बीच का गैप जीरो हम नहीं कर सकते हैं, वरना तवा को फ्लैट करना पड़ेगा, बस में, तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक का आंसर नहीं है। ठीक है यार ये क्वेश्चन क्लियर है। न्यूटन्स फॉर्मूला, तो न्यूटन्स फॉर्मूले में क्या है कि उसने कहा कि देखो यार अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस फोकस से पता हो, यानी ये मिरर है, ये उसका फोकस है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है x1 पे, ये ऑब्जेक्ट है, और इमेज कितनी दूरी पे है x2 पे, यहां इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, क्वेश्चन है फोकल लेंथ कितनी होगी, तो f इसका फोकल लेंथ है, x1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, x2 इमेज डिस्टेंस, और ये सब लैंग्वेज में लिखा है, लेट f इज फोकल लेंथ। अब मैंने क्वेश्चन में फोकल लेंथ लिख दिया है, तो f एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एंड x1 x2 आर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ये दिया है क्वेश्चन में, फोकस से दूरियां हैं, तो f
x1 x2 से रिलेट करना है, f x1 x2 से रिलेट करना है। तो बताओ यार f x1 x2 सब कुछ एक ही इक्वेशन में आ जाए, ऐसा कौन सा रिलेशन हमें यूज करना है, वही लाना है। न्यूटन्स फॉर्मूला का फाइनल आंसर क्या आने वाला है? तो ये रिजल्ट हमें ला के दिखाना है। मैंने पिछली बार बना बनाया दे दिया था, आज हमें ला के दिखाना है। पिछली क्लास में बिल्कुल, तो कुछ लोग सलाह दे रहे हैं, कुछ लोग करना शुरू कर दिए हैं करके। माय गॉड, तुम लोग यार कितना आलस भरा यार मन में। यार करो, तुमको अच्छा लगेगा भाई। मैं कितना कोशिश करता हूँ तुमको अच्छा लगे, सॉल्व करके खुद से आंसर आए, लगे कि यार हमें बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं। ये मन में कॉन्फिडेंस तो आए पहले। कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे f x1 x2 रिलेट हो जाए? 1/v + 1/u। बताओ f की जगह क्या रखें? क्योंकि हमने सीधा माना, ऐसे माना है, तो हम इसको +f लिख सकते हैं। उल्टा माना होता तो अच्छा करो ऐसे ही मानो यार, कहे को हम निगेटिव के लफड़े में पड़े। यहां क्या लिखें? बता यार ऑब्जेक्ट दूरी कितनी हो गई? f + x1 और राइट है इसलिए प्लस साइन, f + x2। बस इसको सॉल्व करना है यार, किसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करना भी बड़ा काम होता है यार, ये भी कॉन्फिडेंस के साथ ही आता है, धीरे धीरे। रातों रात ऐसा नहीं होगा कि जादू आएगा और कहेगा आज से तुम्हारा कैलकुलेशन क्लियर, नहीं होगा। क्या? गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, नाइस। ये देखो यार, ये एलसीएम ले लिया है। करो यार, देख क्या रहे हो भाई? मैथ्स वालों को तो देखना ही नहीं भाई मेरी तरफ, ये सब तुम्हारे लिए है ही नहीं। हो गया? हाँ, ये बात तो मैथ्स वालों से पूछ पूछ के तो मैं खुद ही बताता हूँ। बद्री सर से सुबह 5 मिनट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ। ये देखो यार, इसको इधर पहुंचा दिया है, इसको इधर पहुंचा दिया, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एवरीबॉडी नोज। अपना अपना करो यार, मेरा क्या देख रहे हो, मैं कॉम्प्लेक्स में आ रहा हूँ। फिर f का दोनों के साथ करते हैं, f² + f x2, फिर x1 f + x1 x2। ये f अंदर ले जाएंगे तो 2f² आएगा, f x1 f x2। देखो यार कुछ कटता हुआ दिख रहा है? देखो यार f x1 इस तरफ भी है, इस तरफ भी, कैंसिल। f x2 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, कैंसिल। ये f² ये 2f² उधर ले जाएं तो 2f² - f², और यहां लिखा है x1 x2, तो f² इक्वल टू क्या? तो f बराबर कितना था? आसान। देखो यार, जिस तरह के पेपर देखे जा रहे हैं, इतना कैलकुलेशन कोई असंभव काम नहीं है भाई। इतने तक का माइंड मेकअप करो, ये मैक्सिमम है, मतलब इतने से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतने तक की हिम्मत रखो ना भाई। तो उससे क्या होगा कि इससे छोटे वाले तुम्हें एकदम बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे। थोड़ा बड़ा करोगे तो छोटी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए, और अगर हमेशा छोटी चीजें करोगे तो इन सब चीजों में आके कोलैप्स हो जाओगे। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया यार बिना देखे? ठीक है, तो आधा हाथ उठा सकते हो। डन। तो न्यूटन जैसा भाव अपने अंदर लाओ कि हम भी न्यूटन हो सकते थे उस जमाने में, अगर ये बात बोल दी होते तो। कितनी छोटी बात बोला है उसने, बस रिलेशन निकाला है। हम तो पूरा फॉर्मूला डिराइव करके ये तक बता सकते हैं कि 1/f 1/v 1 + u कैसे आता है, उसके बाद उसमें रख के सब। कितना आसान बात उसने बताई।
लेकिन उसने यार 500 साल पहले बताया था। ये भी यार फालतू वाली बात है, टॉपिक बड़ा हो नहीं रहा था तो किसी राइटर ने सोचा चलो टॉपिक बड़ा करते हैं, ठीक है, ये राइटर के दिमाग की उपज है, ठीक है। अब ये भी नहीं यार, ओवर द टाइम हम ही जैसे टीचर्स लोग क्या है कि अपने दिमाग में एक आइडिया लाते हैं, दूसरा ले आया, ऐसे हजारों टीचर हैं तो हजारों आइडिया किताबों में प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो कंट्रीब्यूटर सभी हैं, मैंने भी 2-4 क्वेश्चन पास किए ही हैं मार्केट में, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, तो जब हम लोग मैं फिटजी में था तो वहाँ पे होता था कि हर टीचर को अपने अपने क्वेश्चन बना के भेजना होते थे इनोवेटिव, तो फिर उनके वहाँ वाली टीम उनमें से फिल्टर करती थी कि कौन से क्वेश्चन बढ़िया हैं, वैलिडेट करती थी कि इसका मतलब भी निकल रहा है कि फर्जी क्वेश्चन बना दिया किसी ने, उसके बाद फिर वो अपने उसमें डाल देते थे मॉड्यूल में, है ना। तो उनके मॉड्यूल में मुझे अपना क्वेश्चन देख के बड़ा अच्छा लगता था जब आता था छप के, ठीक है। और कई बार क्या है कि टाइम कम होता था तो इधर उधर से किसी और के देख के थोड़ा सा अपना मिला के ऐसे भेज देते थे, तो वहां बैठे लोग पकड़ लेते थे, कहते थे ये उस किताब का इस पेज नंबर क्वेश्चन तो वहां सब एक्सपर्ट बैठे थे, कोई ब्लफ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे क्या है कि हम बार बार जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, वी का पिक्चर से नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। क्या वी 2 फॉर्मूलों में आता है, एक तो मैग्निफिकेशन वाले में और दूसरा 1/f वाले में। तो v को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देंगे तो v का नामो निशान खत्म हो जाएगा, u और f का रिलेशन आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो क्या मकसद है? अच्छी क्रिएटिविटी जिसने भी करी है। तो हम क्या करने वाले हैं, f और u के टर्म में मैग्निफिकेशन लिखने वाले हैं। बता यार मैग्निफिकेशन होता क्या है? ओके, मैग्निफिकेशन I/O होता है जो v/u के बराबर होता है। फिलहाल मैं IO की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा -v/u। क्या बताओ v और u फॉर्मूले के सिंबल हैं या ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं? फॉर्मूले के सिंबल हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं या न्यूमेरिकल आंसर निकालने वाले हैं? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डिराइव करते समय साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधे सीधे उठा के रखना है। जब आखिरी में कभी न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे तब साइन का ध्यान रखेंगे। मेक इट क्लियर मैं क्या करने जा रहा हूं। तो एक u और v को लेके ये रिलेशन है, मैग्निफिकेशन ही हमको चाहिए है। और मैं एक रिलेशन u और v में क्या जानता हूं, 1/f = 1/v + 1/u। एक मिनट में सिचुएशन फिर से क्लियर कर दूं। मैग्निफिकेशन और f दिया हो, u कैसे लाएंगे वो पर्पज है। मैग्निफिकेशन और f दिया हो, u कैसे लाएंगे वो पर्पज है। ऐसे क्वेश्चन कई आ चुके हैं। हाँ भाई, हमें क्या गायब करना है, तो 1/v यहां से मैं लाता हूं, क्या 1/f - 1/u, तो fu ये आएगा। तो बताओ v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, fu/u - f। ये मैं यहां लिखने वाला हूं, fu/u - f। और ये u इसी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, u से u कट जाएगा, तो m का आंसर आ गया f/, अच्छा ये माइनस में अंदर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो m का आंसर आ गया ये आ गया। ये फॉर्मूला कॉनकेव के लिए है या कॉन्वेक्स के लिए है? भाई ये दोनों के लिए था, ये दोनों के लिए, तो ये आंसर भी दोनों के लिए है। क्या इसमें साइन रखे जा चुके हैं या ये फॉर्मूला है? साइन अभी रखे नहीं गए हैं, ये बात क्लियर कर ले, ये बिना साइन के है। अब इसमें यार 2 केसेस हैं, केस 1। अच्छा अब मैं बता दूं पर्पस इस फॉर्मूले का, थोड़ा क्लियर कर दूं। पहले मैंने थोड़ा अलग सेंस में बोल दिया था कि देखो यार m दिया हो और f दिया हो तो तुम u निकाल सकते हो। क्या दिया हो, m दिया हो, f दिया हो, तो तुम क्या निकाल सकते हो, u। एक क्वेश्चन था पिछली क्लास में जिसमें मैग्निफिकेशन 1/3 या -1/3 दिया था। क्या था वो, 3 टाइम्स इमेज थी और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था या 30 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ क्या था, 30 सेंटीमीटर था, है ना। तो u निकालना थे, मैग्निफिकेशन क्या था, 3 या -3, चलो 2 थे। तो बताओ, हाँ
हाँ ऐसे बी भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने यू का फॉर्मूला बताया, मैं बता रहा हूं क्या फायदा है इस फॉर्मूले का। वैसे फायदा मैं खुद नहीं उठाता हूं इसका, मुझे वही ठीक लगता है बेसिक से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो पिछली क्लास में हमने मैग्निफिकेशन 3 वाला क्वेश्चन किया था। एफ कितना दिया था? एफ कितना दिया था? 30। ठीक है, तो एफ प्लस रखे या माइनस? कॉनकेव है तो माइनस भी लिख सकते हैं, अगर तुम सीधा सोच रहे हो तो प्लस भी रख सकते हैं। सीधा मान के करते हैं तो क्या लिखते हैं? 30/30 माइनस यू। तो देखो ये 90 माइनस 3u इक्वल टू 30, तो 3u इक्वल टू 60, तो u इक्वल टू कितना आ गया? 20। क्या थोड़ा जल्दी नहीं आ गया? जल्दी नहीं आ गया? फिर दूसरा हमने क्वेश्चन किया था, इसी में -3 मान लिया था, नहीं 30/30। अच्छा मैंने क्या मन में सोचा है, एक बार मन में क्या सोचा है, मिरर ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट उस तरफ है, u +20 आया है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ u आया है, जिस तरफ फोकस होता है उसी तरफ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 इक्वल टू 3u, तो u इक्वल टू कितना? 40। क्या ये दोनों क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए हैं? उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था कि नहीं? यहां से टाइम कम लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं यार, जिसको जिसमें कॉन्फिडेंस आए अपना बना के रखे, मैं कोई नियम नहीं बता रहा हूं कि यही करना है तुम्हें। क्या जनता समझ रही है? हाँ, नेगेटिव फोकल लेंथ लेके करते तो आंसर क्यों बदल जाता? क्यों बदल जाता? फिर u भी निगेटिव आता। तो क्या बताता? जिस तरफ फोकस है उसी तरफ ऑब्जेक्ट है। और ये भी क्या बता रहा है भाई, तुमने फोकस पॉजिटिव रखा है तो u भी पॉजिटिव आया। क्या बता रहा है? जिस तरफ फोकस है उसी तरफ ऑब्जेक्ट है। फिर तुम अगर फोकस निगेटिव रखते तो u भी कैसा आता? निगेटिव। तो क्या उससे आंसर का मैसेज बदल गया? क्या साइन कन्वेंशन बदल गया? बात क्लियर है भाई लोग? तो यार ये जो फॉर्मूला है, क्या ये विद साइन कन्वेंशन है, विदाउट साइन कन्वेंशन है? अच्छा अब चलो, मान लिया मैं कहता हूं ये डिस्कशन, ये नोट कर रहा था क्या कोई? मान लिया ये डिस्कशन कॉनकेव का है, कॉनकेव विथ फोकस एफ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तुम कहोगे ये बार बार लिखने की क्या जरूरत है, वो तो हमें पहले से पता है। अरे मैंने लिख दिया तो इसका मतलब ये एफ और यू न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो कॉनकेव के डिस्कशन में हम वो वाला सीन दिमाग में रखें, ये वाला, तो एफ भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यू भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इस एफ की जगह प्लस एफ डालो, यू की जगह प्लस यू डालो, तो क्या मैग्निफिकेशन सेम ही आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा। मतलब अब ये फॉर्मूला है या आंसर है? बात समझो यार, मैं इसको फॉर्मूला बोल रहा हूं, इसको आंसर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां साइन डाल चुका हूं, डाल रहा नहीं हूं, डाल चुका हूं। तुम कहोगे सर आपने ऐसे क्यों माना? ऐसे माना होता तो यार, ऐसे माना होता तो तुम पता है एफ की जगह -f लिखते, नहीं लिखते, और यू की जगह -u लिखते। तुम देखोगे अगली लाइन में फिर से वही आएगा, नहीं। तो ये फॉर्मूला, अब ये पर्टिकुलर आंसर कॉनकेव के लिए, यानी किसी क्वेश्चन में कॉनकेव वर्ड लिख दे और ये लिख दे एफ इज द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, तो तुम्हें ये आंसर देना है। और अच्छी बात ये यही जनरल आंसर है। डन? क्या साइन में डाल चुका हूं ना? साइन में डाल चुका हूं ना, तो अब साइन नहीं डालना है। तुम जैसा एफ का साइन डालोगे इसके अंदर, वैसे यू का आंसर निकलेगा। एफ पॉजिटिव डालोगे तो यू का। खैर, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये अब आंसर कॉनकेव का भी है और जनरल भी है। हाँ क्या कह रहे हैं सान? तो मैग्निफिकेशन भी तो प्लस होगा उस केस में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान क्या रहे हो? एम का साइन भी तो मैटर करेगा यू निकालने में, नहीं? जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो माइनस में नेगेटिव रखोगे तो यू के आंसर उसके हिसाब से आएंगे। अगर एम पॉजिटिव रख दोगे तो वो भी आंसर इसी से निकलेंगे। खैर, मेरा अपना कॉन्फिडेंस इस फॉर्मूले को लेके ज्यादा नहीं है। बाकी अगर तुम कर पा रहे हो, तुम खूब प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस से सब कुछ टच में आ जाता है। और मैं बता दूं यार, जब तुम लोग एग्जाम देने जाते हो तुम टीचर से ज्यादा टच में होते हो, नहीं होते क्या? हम लोग थोड़ी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तुम लोग ज्वाइन करते हो। हमारी एक्यूरेसी उतनी जबरदस्त नहीं होती है ड्यूरिंग द एग्जाम जितनी तुम लोगों की होती है। ओके, मुझे बताओ एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो बताना है, इसको बोलते हैं एरिया मैग्निफिकेशन, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बता यार, कोई ए बी साइड की चीज हो तो उसका एरिया क्या होता है? ए इंटू बी। हाँ, स्क्वायर नहीं है, ए बी है। तो बता यार, इसका एरिया होगा ए डैश इंटू बी डैश, और इसका एरिया क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा, ए डैश क्या ट्वाइस ऑफ आई नहीं है? ए डैश अगर मैं कह दूं ये एरो ओ ऑब्जेक्ट का है तो नीचे वाला एरो आई इमेज का है, तो क्या ए डैश अपॉन ए को हम आई बाई ओ लिख सकते हैं? चलो आई वन बाई ओ वन लिख देते हैं। ए जस्ट अ मिनट, 2a, ए की जगह 2i लिख सकते हैं, 2i अपॉन 2o लिख सकते हैं कि नहीं? अरे देखो, ये 2o है तो ये क्या है? 2i है, नहीं? इसी तरह से क्या b, ये चौड़ाई थी तो b डैश को मैं 2i2, ये b डैश है यार, ये पूरी लंबाई, और b को 2o2 लिख सकता हूं। तो ये 2 तो खत्म ही ना यार। कुल मिला के आधे हिस्से का जो रेशियो होगा पूरे हिस्से का भी वही रेशियो होगा। चलो, आई बाई ओ क्या होता है? आई बाई ओ माइनस बी बाई यू, और ये वाला आई बाई ओ क्या होगा? क्या बताओ, ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट भी, ये इमेज जितनी दूरी पे बनी ये इमेज भी, अरे उनका सेंटर तो सेम ही है ना भाई। तो बताओ एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो पता है क्या आ गया? अच्छा, पिछला वाला जो लॉन्गिट्यूडनल रेशियो आया था वो लंबाई का रेशियो था, ये किसका रेशियो है? एरिया का। लेकिन एरिया कैसा है? मिरर के साथ पैरेलल। अगर मिरर के साथ पैरेलल है तो ये आंसर आएगा। और ये बड़ा लॉजिकल है यार, क्या इसकी हर साइड लेटरल है कि नहीं है? तो हाइट लेटरल तो हाइट हाइट का रेशियो, विड्थ लेटरल तो विड्थ विड्थ का रेशियो, तो वो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ गया है। क्या याद रखने लायक है? ये रेयर है यार, बहुत कम क्वेश्चन टकराएंगे, बट कनेक्टेड है पीछे वाले डिस्कशन से। मंडे कौन कौन आ रहा है? एक बार में भूल ना जाए इसलिए याद दिला रहा हूं। इतने लोग, तुमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? क्यों आओगे यार? अभी इतना भी मत पढ़ो यार। नहीं आना चाहो तो आ सकते हो, बट तुमसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं यार कि तुम ट्रिग्नोमेट्री भुला चुके होगे 10 दिन के अंदर। तुमसे मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है भाई। तुम हल्के में मत लो अपने आप को यार, मैं उम्मीदें करता हूँ तुमसे। हाँ, काफी वजन बालों की वजह से बढ़ जाता है। तो अभी यार थोड़ा देर पहले हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो मिरर के साथ कैसा फेस था? पैरेलल। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, देखो यार, मिरर का फेस ऐसा है और इसका फेस ऐसा है, क्या दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं क्या? दोनों प्लेन, इसका प्लेन और इसका प्लेन आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है। देखो इसका प्लेन ऐसा है और इसका प्लेन ऐसा है, तो पिछले वाले में दोनों प्लेन कैसे थे? अंतर समझ में आ गया? अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तब एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होगा, ये हमें बात करना है। एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक, तो देखा यार, एरिया ऑफ इमेज को मैं लिख रहा हूं ए डैश इंटू डीवी। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। डीवी मतलब ये छोटी चौड़ाई है। ऑब्जेक्ट क्या लिखूं?
ए इंटू डी यू। बताओ ए डैश अपॉन ए, ये लेटरल डिस्कशन है या लॉन्गिट्यूडनल? लेटरल। ये बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है ना, तो ये आई बाई ओ जैसा है कि नहीं है? तो ये रेशियो क्या आएगा? गुड, उम्मीदों में खरे उतर रहे हो। और डीबी बाई डी यू अभी अभी क्या पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? तो ये क्या बन गया? वी क्यूब बाई यू क्यूब। साइन की चिंता हम फिर से नहीं करेंगे, हम केवल मॉड वैल्यू निकालना चाहते हैं। मॉड का मतलब मैं साइन हटा दिया हूं, क्योंकि साइन को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये नजर आ रहा है क्यों हुआ? देखो यार, इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी शामिल है और लेटरल भी शामिल है, दो साइड इन्वॉल्व हो गई हैं। नोट कर लिया भाई लोग? डन। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, और वो भी दो हेडिंग में पढ़ने वाले हैं, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, देखो यार, मैग्निफिकेशन शब्द आ जाए मतलब रेशियो निकालना है, किसका? इमेज और ऑब्जेक्ट का। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन है तो मतलब हाइट का रेशियो, एरियल मैग्निफिकेशन है मतलब एरिया का रेशियो, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन है तो वॉल्यूम का रेशियो, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन है तो, है ना, बस ये वेलोसिटी का रेशियो। तो यार ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता करता ऊपर जा रहा है, सच दैट कोई उसकी हाइट y चेंज हो रही है। मैं हाइट को y नहीं o नाम देने वाला हूं। क्या हाइट को हम o नाम दे रहे हैं बहुत देर से? o नाम दे रहा है। तो ये o चलने के दौरान बदलेगा कि नहीं? तुमने कभी यार वेलोसिटी को dx बाई डी टी, dy बाई डी टी सुना है? अब मैं वेलोसिटी को क्या लिखने वाला हूं? di बाई डी टी। देखो यार, जब ये o बढ़ेगा तो क्या इसका i भी बढ़ेगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट ऊपर को चल रहा है, इमेज नीचे को चल रही है, तो di बाई डी टी किसकी इमेज है, किसकी वेलोसिटी है? और do बाई डी टी क्या होगा? तो dt dt खत्म, यानी वेलोसिटी का वही रेशियो होगा जो हाइट का होगा। और ये बड़ा अंडरस्टूड है। बताओ, मैं कहूं 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, 1 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। मैं कहूं 2 सेंटीमीटर ये हर सेकंड जा रहा है, तो इमेज 2 सेंटीमीटर की इमेज 1 सेंटीमीटर बन रही है। ऐसा मैं क्वेश्चन पहले दे रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं 2 सेंटीमीटर ये हर सेकंड ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इमेज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड जाएगा। यानी लेंथ और वेलोसिटी में बस इतना ही अंतर होता है कि वेलोसिटी 1 सेकंड की लेंथ होती है। अरे होती तो वो भी लेंथ ही है ना यार। तो जो लेंथ का रेशियो आएगा वही वेलोसिटी का। और बताओ, इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो माइनस बी बाई होता है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बी बाई होगा। मेक इट क्लियर कि v दूरी होती है या वेलोसिटी? इस पूरे रे ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में u दूरी होती है, v वेलोसिटी होती है। इसलिए मैंने वेलोसिटी को v नहीं लिखा है, VEL पूरा लिखा है। नहीं तो तुम क्या करते सर, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, v अपॉन v, पता नहीं कुछ भी समझ सकते थे। या सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को u कर दीजिए तो v बाई यू इक्वल टू v बाई यू आ गया, क्या आंसर है? तो मैं किसका रेशियो बताया था? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसके रेशियो के बराबर है? डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। डिस्टेंस कौन सी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। कोई दिक्कत है भाई लोग? तो कुल मिलाकर यार वेलोसिटी रेशियो वही होते हैं जो लेंथ रेशियो होते थे। कितना आसान डिस्कशन है। वेलोसिटी रेशियो वही होते हैं जो लेंथ रेशियो होते हैं। क्लियर है? बताओ, अच्छा कोई ऑब्जेक्ट
लॉन्गिट्यूडनल मूव कर रहा है सच दैट कि उसका u बदल रहा है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज को मैं du/dt लिख सकता हूं, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज को dv/dt, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को v/dt अपॉन du/dt, dt कैंसिल, dv/du क्या होता है v²/u²। साइन एन के कोई चक्कर नहीं पाल रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो v², साइन एन के चक्कर पाल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि साइन के चक्कर है नहीं। बताओ अच्छा, अगर बिल्ली आगे जा रही होगी तो चूहा, यानी वेलोसिटी का साइन अगर प्लस आई है तो इमेज की वेलोसिटी का साइन माइनस आई। ये हमारी समझदारी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यहां साइन लगाएंगे तो गलती करके आएंगे। तो ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए है और साइन हमारी समझदारी से बनाया जाएगा। क्या समझ गए हैं, क्वेश्चन समझ गए हैं? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मिरर है, ओके मुश्किल करते हैं, एक मिरर है और इसके सामने इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां चल रहा है 4i कैप 3j कैप मीटर पर सेकेंड से, ये इसकी वेलोसिटी है, वेक्टर है। 4i कैप जानते हो क्या होता है? इसका x कंपोनेंट हर सेकेंड 4 आगे बढ़ता है और y कंपोनेंट हर सेकेंड 3 ऊपर बढ़ता है। डन? तो अब कोई ये ना सोचे 4 मीटर बढ़ता है तो मीटर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो खैर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम 1 मीटर चल के दिखाएंगे तभी वेलोसिटी निकलेगी, वो बहुत छोटे सैंपल से पता की जाती है। यानी इस छोटे से दूरी से पता चल सकता है कि उस कितना x चलना चाहता है और कितना y चलना चाहता है, इट्स नॉट कि वो चलेगा। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड क्या है, उसका vx है, और 3 मीटर पर सेकेंड क्या है, vy, उस वक्त जब वो यहां से पार कर रहा है, और तब इसकी दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। मेरा क्वेश्चन है राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज, राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज हमें लिखना है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर दिया है। चलो मैं वेलोसिटी को v ना लिख के वेलोसिटी लिख देता हूं, VEL, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। हाँ भाई, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज निकालना है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में तुम इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में सोचो। आई वाला कंपोनेंट एक है 4, वो लेटरल है या लॉन्गिट्यूडनल है? आई वाला 4 है और जे वाला 3 है, वो कौन है? तो यार 4 मीटर पर सेकेंड आई वाला वो इस डीलिंग से निकलेगा, उसकी इमेज, और 3 मीटर पर सेकेंड ये वाला डिस्कशन है, उसकी इमेज। यानी हम कंपोनेंट की अलग अलग वेलोसिटी इमेज निकालेंगे। दिमाग लगाओ, फंसो, फिर देखो कि कहां नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? u चाहिए, दिया है। v चाहिए, निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चाहिए, दिया है, इमेज वेलोसिटी निकल आएगी। हाँ भाई, कोई कुछ दिखाना चाहते हैं? ठीक, और कोई? हाँ आएगा ही, ये हमें समझदारी से समझना है।
मतलब इसको हम सॉल्विंग करके नहीं निकालेंगे। तो देखो यार क्वेश्चन 2 हैं, एक वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, कितनी दे रखी? 3 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट की। तो ये लेटरल है या लॉन्गिट्यूडनल है? लेटरल है। और हमें लाना क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये लाना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए? u चाहिए और v चाहिए। u गिवन है, v नहीं ला पाओगे? अरे u के लिए v लाना तो तुमने पीछे प्रैक्टिस करा ही है। तुमको ये सब कब तक बड़ा लगता रहेगा यार? एनर्जी अंदर से आए, मेहनत करने का जज्बा डेवलप करो भाई, क्योंकि वो सब चेक हो जाता है एग्जाम में कि तुम कितनी एनर्जी पूरे साल शो किए हो। पूरे साल की शो करी हुई एनर्जी वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है। सबको अपना कॉन्शियस लेवल और शार्प करना है। ओके, साइन पे थोड़ा और ध्यान दें। बिल्ली जब आगे जाती है तो चूहा, चलो यार मिरर को मैंने ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, चलो तो यार u दिया है -30, -30, v लाना है। फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। साइन के साथ मुझे बताएं u क्या डालें, v क्या? बोलो यार। u -30 और -20, f क्या? -20। हाँ देखो यार, इसी तरफ फोकस होता है कॉनकेव का। तो सॉल्व करके v का आंसर कितने लोगों का -60 आ गया है? नहीं आया है तो जूझो, इसमें भी थोड़ी देर जूझो। अब इसमें यार मैं ये सब बातें नहीं करूंगा यार। फिल्म में क्लाइमेक्स टाइम चल रहा है, हीरो के बाप के हाथ बंधे हुए हैं और हीरो की माँ कह रही कि बाप को छुड़ाओ, और हीरो कह रहा है कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आज तुमने टिफिन में पराठे क्यों बांध दिए। तो छोटी मोटी बातें अभी मैं नहीं करूंगा यार, बड़ी बातें करने का समय है। तो वी निकाल लिया कितने लोगों ने? बाकी लोग जो अभी पराठे में उलझे हैं वो वी निकालें पहले। हाँ भाई, u की जगह -30, v की जगह -60, ये पता चल गया तो क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई? ये माइनस माइनस खत्म, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा यार ये तो -6 सेंटीमीटर साइन के साथ ही आ गई। यार ये डिस्कशन साइन के साथ एक्चुअली हम सीख चुके हैं। क्या I/O वाला डिस्कशन वो साइन के साथ ही आता था? चलो मान लिया गलती हो गई है, तो तुम्हें ये भी पता है कि बिल्ली जब आगे जाती है तो चूहा पीछे जाता है। तो एक कंपोनेंट आ गया है, y वाला या x वाला? यानी अब हमें इमेज की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पता चल गया है -6। ये साइन के साथ आया है। देखो यार लेटरल वाला डिस्कशन हमने हमेशा साइन के साथ डिस्कस किया है, यहां साइन सोचना पड़ेगा। बताओ, अच्छा ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तो इमेज, तो हमें साइन पता चल गया, साइन पता चल गया कि जे में भी माइनस आएगा और आई में भी। अब बस मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है। चलो यार मैं यही रख रहा हूं यार, फॉर्मूला ये लिखा है। क्या ये लॉन्गिट्यूडनल है 4 की नहीं? तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इमेज की लाना है। v कितना है और u कितना है, और उसका स्क्वायर है तो साइन आइन का कोई मतलब नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई? ये 2 का स्क्वायर 4 × 4 16। तो बता यार इसको वेक्टर आंसर में लिखना था मुझे, इमेज को वेक्टर आंसर में लिखना है -16 i कैप -6 j कैप। इसका साइन तो खुद ही निकल आया और उसका साइन हमें सोच के बताना था कि ऑब्जेक्ट आगे तो इमेज। कितने लोगों ने कर लिया है? देखो यार उम्मीद करो कि एग्जाम में दोनों कंपोनेंट की बात ना आए, लेकिन इतना तो हो ही सकता है। मैंने जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं वो 2 कंपोनेंट वाले नहीं दिए हैं। मैंने क्या दिए? ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो बड़े आराम से हो जाएगा यार। केवल एक वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है, नहीं निकल पाएगा। या ऊपर चल रहा है तो लेटरल के हिसाब से कर लेंगे। मैंने वर्स्ट केस सिचुएशन समझा दी है, तो छोटी मोटी बातें अब कर लेंगे। तो ऐसा कर क्यों लेंगे? पता नहीं घर पे करोगे नहीं करोगे। 15 मिनट बचा है, मैं नया टॉपिक 15-20 मिनट में क्या शुरू करूं, यही करना है।
बचे हुए क्वेश्चन करो यार, यहाँ जो फंसेगा मैं बता दूंगा। घर पे मतलब क्या है ना यार कि घर पे जब तुम जाते हो तो सबसे पहले मोबाइल देखते हो, फिर तुम्हारे दिमाग में दूसरे तरह के ख्याल वो मिक्स होने लगते हैं, तो दूसरे का लेके देख लेता है, मगर देखता जरूर है क्या, तो दोस्त का लेके देख लेता है, तो दूसरे को देखते हुए देखता होगा, देखता जरूर होगा यार खैर, तो जब तुम्हारे दिमाग में दूसरे ख्याल आते हैं तो कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तुम क्लास के मोमेंटम का फायदा उठाया करो। हर कोई जो क्लास में 2 घंटे 2.25 घंटे पढ़ा है, अगले 15-20 मिनट तक पढ़ते रहा करो। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो यहीं करके अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक एकदम नए दिन बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे।